Good morning, good evening, good afternoon. Welcome to the Indian Military History Podcast. I am Vikram Dalal, and today we have with us our favorite infantry officer, Colonel S.K. Dalal, retired from the Indian Army. Also, my father. Welcome to the show, Dad. Thank you. Thanks a lot. Nice to be again on the podcast with you. Thanks a lot. Okay. हाँ, पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कंटिन्यूस हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी Yeah. चीज़ है. और इसमें आई थिंक ऑन द वर्ल्ड लेवल ऑल्सो काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं. एंड देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स दैट आर सॉर्ट ऑफ हैपनिंग एट ऑन मेनी फ्रंट्स. तो ये फ्रीक्वेंट पॉडकास्ट करने ज़रूरी है बिकॉज थिंग्स आर फ्लूइड एंड थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. Yeah. तो Yeah. इन दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आज हम जो हैं डिस्कस करेंगे लिटिल बिट ऑफ अपडेट्स ऑन ऑल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स और जो कि सारी दुनिया में चल रही हैं. द फर्स्ट वन, नॉट अ वॉर पर से बट अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी दैट्स हैपनिंग ऑन द पाकिस्तान साइड. द इलेक्शन हैपेंड, मेजर मेजॉरिटी लैंडस्लाइड विक्ट्री, कोट एंड कोट विक्ट्री फॉर द पीटीआई, इमरान खान. तो उसमें क्या आगे होने की आशंका है और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन सरकार बना सकता है और उसके मतलब अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें, नंबर वन. Yeah. उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा रेड सी में जो है हुथीज हैं, उन्होंने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है. अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड दे क्रिएटेड, उनने उसको ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करी थी. दिसंबर से काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ब्लॉकेट तोड़ नहीं पा रहे हैं. और अभी रिसेंटली काफ़ी काफ़ी मेजर झटके दिए हैं. हुथी विच इज़ अ रैग टैग मिलिशिया, जिसको बोलते हैं रैग टैग मिलिशिया, फ्लिप फ्लॉपर्स wherein people are able to block the world trade from that. So उसके ऊपर बात करेंगे. Thirdly, a huge battle was won by the Russians on the Russian-Ukraine war in a town called Avdiivka. उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कैसे उन्हें विक्ट्री करी और आगे अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे. And lastly we'll be talking about the war in Gaza. अभी द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ गाजा इज राफा विच इज द साउथ मोस्ट टाउन. वहाँ पे सारे उनके जितने भी पैलेस्टीनियंस हैव बीन आस्क्ड टू मूव ओवर देयर. सो इट्स अ कंप्लीटली वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियंस ओवर देयर. उससे बात करेंगे. नॉर्थ साइड से हिजबुल्ला से थोड़ा उनको थ्रेट है. इजिप्ट का क्या रोल है इसमें, हमास क्या कर रहे हैं और इजिप्ट और इसराइल के आगे क्या प्लान है. तो ये आज हमारा एजेंडा है. हम ब्रीफली इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. फर्स्टली हमने लास्ट टाइम बात की थी, डिटेल में काफी बात की थी हमने पाकिस्तान के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर. अभी लेटेस्ट क्या हुआ है ऑन द पाकिस्तान साइड? Yeah. पाकिस्तान में हमने पिछली बारी बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN, नवाज शरीफ का जो पार्टी है, उन्होंने मना कर दिया था गवर्नमेंट बनाने से. नवाज शरीफ ने पीछे हट गया था, शहबाज शरीफ भी पीछे हट रहा था और PPP ने साफ कह दिया था कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं. लेकिन पिछले कई दिन से, 2-3 दिन से काफी प्रेशर आया एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ का काफी प्रेशर आया दोनों के ऊपर, दोनों पार्टियों के ऊपर. उनको फोर्स किया इकट्ठे बैठने को और दे वर फोर्स टू सिट ऑन द टेबल, अक्रॉस द टेबल. एंड फाइनली कुछ टर्म्स सेट हो गई हैं कि इन टर्म्स के ऊपर नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी PMLN की और PPP की मिला के. अच्छा. दैट इज व्हाट इज इन द एयर. और देखते हैं उसका क्या बनता है. दोनों की सीट्स, दोनों की जो MNAs हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, दोनों के चोरी किए हुए हैं. प्लस इसके अंदर MQM भी शामिल है. MQM के 17 MNAs हैं, 17 के 17 ही चोरी किए हुए हैं. तो इनका देखते हैं क्या बनता है, लेकिन कोशिश हो रही है कि इनका एक गवर्नमेंट इनकी बना ली जाए. इसके अंदर PPP का स्टैंड ये है कि PPP बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे. वो कहते हैं हमें प्रेसिडेंट बना दो, हमारा प्रेसिडेंट बना दो, हमारा सेनेट चेयरमैन बना दो, स्पीकर बना दो, सेनेट चेयरमैन बना दो, हमें गवर्नरशिप दे दो. बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट इनके PMLN के ऊपर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि गवर्नेंस इस बारी काफी मुश्किल है. खस्ता हालत होने वाली गवर्नेंस काफी मुश्किल है. सो वो गवर्नेंस का जितना ब्लेम है वो मरना चाहते हैं नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर. ये इनकी आज तक का स्टेटस ये है इन दोनों पार्टियों का. मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि मतलब सारी ऑल द विंस फॉर मी, ऑल द लॉसेस फॉर यू बेसिकली. दे हैव क्लियरली सेड कि हम आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं.
सो दैट इज द स्टेटस ऑफ बिटवीन दीज थ्री पार्टीज। इसके ऊपर पीटीआई का रुख ये है कि पीटीआई कहता है कि हमारी सीट्स चोरी की हुई हैं, हमने केसेस दायर किए हुए हैं, तो आप जो जो केसेस जिनके ऊपर दायर किए वो उनको इलेक्शन कमीशन को उनके जो कैंडिडेचर है उनको जो फॉर्म 47 देना वो होल्ड अप करना पड़ेगा। इलेक्शन जिनकी कंप्लेंट्स दायर हो चुकी जिनके इलेक्शंस के खिलाफ, तो उनका फैसला आएगा, कब आएगा उसका कोई नहीं पता। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि टेम्परेली हम इनको ओके कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो थ्री राजाज हैं, राजा सिकंदर सुल्तान, राजा सुल्तान सिकंदर। ओके राजा सुल्तान, राजा भी है, सुल्तान भी है, सुल्तान भी है, सिकंदर भी। सिकंदर भी है, तो सही तीन है। तीन राजा हैं ये, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब वो एक सीनेट लेजिटिमेट बॉडी नहीं है, मतलब उसकी कोई वो लेजिटिमेट, हाँ कोई कुछ। उसका अब क्लियर हो गया ये कि चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए या चीफ जस्टिस कह लीजिए ऑफ पाकिस्तान, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी, ये तीनों एक ग्रुप है इनका। ये ओके। तीनों आर्मी के कंट्रोल से चलते हैं और आर्मी जो कहती है वही होता है, बाकी सब इदारे अलग हैं। इनकी सीनेट की मीटिंग हुई थी पिछले 2 दिन। सीनेट के अंदर लोगों ने जो स्पीच दी हैं उसमें एक सीनेट के सेनेटर ने ये कहा कि जो थ्री राजाज को अरेस्ट किया जाए, आर्टिकल 6 के अंडर उसके ऊपर मुकदमा चला जाए और उसको फांसी तोड़ी जाए। उसके अलावा कुछ और कई और सेनेटर्स ने भी बोला है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है और इस रिगिंग का सही से इन्वेस्टिगेशन हो और जो मैंडेट जो पब्लिक ने हमें दिया उस मैंडेट की को ऑनर किया जाए। ये है स्टेटस एज फार एज द गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। या एनीथिंग फ्रॉम योर साइड और या शुड आई कंटिन्यू? मतलब वो बोलने को तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन पॉइंट ये है ना कि क्या बस वो इम्प्लीमेंट होगा। मतलब नो, अभी जो इनकी, मतलब जो इनकी जो डीप स्टेट है जिसको जो कहते हैं, जो इनकी, तो वो तो अपना सरकार बनाने की उसमें है। आर्मी जो है उनकी अपनी जो चुनी हुई सरकार है उसको बना देंगे। सो एक तरफ तो पाकिस्तान की जनता है जिनको कुछ चाहिए था, और दूसरी तरफ ये गिने चुने लोग हैं जो कि डीप स्टेट है, वो एक अपना एक गवर्नेंस मॉडल ला रहे हैं। तो इसमें तो बहुत ही पॉलिटिकल अनसर्टनिटी रहेगी। जैसे आपने कहा, गवर्नेंस बहुत मुश्किल रहेगी। तो कितना, मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मल मुश्किल है और एक काफी मुश्किल, किस, हाउ डू यू ट्रैक दैट, कि मतलब कितनी मुश्किल है और उससे क्या क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इनके पास फाइनेंसिस है नहीं। इनके फाइनेंसिस आई थिंक मार्च में खत्म हो जाएंगे। फाइनेंसिस इनके पास पिछले जो केयर टेकर गवर्नमेंट रही है इसने आई थिंक सम $30 billion और समथिंग इसने लोन दिया है पे गवर्नमेंट के स्टाफ को पे करने के लिए। ये लोन पे पेमेंट चल रही है गवर्नमेंट की स्टाफ की। इसके अलावा आगे भी इनको लोन लेना पड़ेगा, पे बंद हो जाएंगी। और आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं है, बिकॉज आईएमएफ ने और इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसीज उन्होंने क्लियर, फिच ने भी बोल दिया है क्लियरली कि इमरान खान इज द पर्सन राइट। जिसके थ्रू, जो कि मेन पर्सन है जिसके थ्रू डीलिंग करके दी पाकिस्तान स्टेट कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। राइट। इमरान खान इज द मेन पर्सन, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है सिचुएशन। यूएसए ने भी मान लिया है कि यस, इमरान खान हैज बीन वोटेड, हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, बट यूएसए उसके बाद आगे जाके चुप हो गया। हाँ, वो इतना उन्होंने ओपनली नहीं आया जितना ओपनली बाकी नहीं आया कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि उनके या इंटरेस्ट जो हैं वो भी अभी आर्मी के साथ ही लाई करते आर्मी के हैं। साथ दे ही डोंट लगी। वांट एन इंडिपेंडेंट अब पाकिस्तान जिसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, जो या कि पाकिस्तान को बक कर सके, जो कि यूएस को बक कर सके जब भी चाहे, वो ये चाहते नहीं है। नाउ तो विल ये तो कम सही टू पॉइंट। नाउ विल कम टू व्हाट पीटीआई हैज डन। अब राइट। इनके यहाँ क्या है कि 70 सीट्स हैं जो कि अभी भरी जानी है नॉमिनेशन से। उन सीट्स का रूल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके एमएनएज आए हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के ही नॉमिनेशन से भरी जाएंगी, और उनमें जो मिनिमम 5% वोट, 5% का वोट जिस पार्टी के पास आया उनको ये सीट्स डिवाइड होंगी उनके बीच में। क्योंकि इमरान खान की पार्टी के पीटीआई कैंडिडेट्स हैं नहीं, वो इंडिपेंडेंट्स हैं, सो पीटीआई हैज डिसाइडेड टू अलाइन विद सम पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा। पीटीआई ने सुन्नी इत्यादी काउंसिल के साथ अपने कैंडिडेट्स को बोल दिया कि उनके अपने प्रोविंशियल कैंडिडेट्स को भी और नेशनल असेंबली कैंडिडेट्स को भी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जाके
उनके अंदर अपने कागज जमा करें और उनके थ्रू इलेक्शन कमीशन के अंदर कागज जमा करे जाएं, ताकि जितने भी हमारे जो उनके जो विमेन 60 विमेन होंगी उसमें, और 10 माइनॉरिटीज के सीट्स होती हैं, 70 सीट्स है टोटल, उनमें अपना शेयर ये ले सके। सो वो अच्छा, कार्रवाई शुरू होगी इनकी। so they're एक they're एक still एक trying, एक sorry, मिनट, sorry. एक मिनट। सुन्नी इत्यादि काउंसिल के अलावा इन्होंने एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है MWM, मजलिस वहातुदुल मुसलमीन, उसके साथ भी अलायंस कर लिया है। यानी कि इमरान खान ने सुन्नी और शिया दोनों की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंस अपना PTI का कर दिया है, सो दैट यूनिटी ऑफ स्टेट क्लियर दिखता है उनका, कि यूनिटी ऑफ द पीपल वो उन्होंने अपना दिखा दिया है वर्ल्ड को। Right. या My only बोलो thought अभी। over here is that it seems like after everything, इतनी सारी धांधली इनने करी, उसके बाद भी they are still trying to work within the system, जो कि बहुत अजीब बात है, दे क्योंकि कांट, अगर इतना सब कुछ होने के बाद you should have, मतलब उनको तो सब कुछ ऊपर सीधा ऊपर नीचे कर देना चाहिए था। वो ऊपर नीचे करने के इनकी दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि जो उनके कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स उनके, जिनको इलेक्शन कमीशन ने लेटर्स दे दिए हैं, फॉर्म 47 दे दिए हैं, वो ज्वाइन करेंगे और अपने विमेन कैंडिडेट्स को भी लेके आएंगे और ऑपोजिशन में बैठेंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने कंप्लेंट्स दायर की हुई है उनके ऊपर फैसला आने तक उनके ऊपर लगे रहेंगे। अब 3 इस्लामाबाद की सीट्स का 3 का फैसला इनके फेवर में आ गया ऑलरेडी। PTI के फेवर में 3 सीट्स का फेवर में आ गया इनके। सो ये लगे रहेंगे उसके अंदर। दूसरा प्रोसेस ये है कि पब्लिक के अंदर पब्लिक एजिटेशंस होती रहेंगी इनकी। एक पिछले संडे को हुई थी इनकी मास पब्लिक एजिटेशन थी ऑल ओवर द कंट्री। सब इन्होंने सारी सड़क वगैरह पे सब PTI के मेंबर्स छा गए थे, पूरा कंट्री ऑलमोस्ट बाहर आ गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि आर्मी चीफ ने बहुत ज्यादा दबाव डाला है कि किसी तरह से भी हो हमने गवर्नमेंट इमरान खान की नहीं बनने देनी। आर्मी चीफ ने यहां तक कह दिया है कि अगर, क्योंकि यूथ, मैक्सिमम यूथ ने वोट किया है इमरान खान की पार्टी को, PTI को, इमरान खान को इंडिविजुअली, इट इज ऑल दीज वोट्स आर फॉर इमरान खान इन पर्सन, राइट, राइट। टू बी वेरी फ्रैंक। सो आर्मी चीफ ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि अगर कहीं बच्चे नशे की लत में चले जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े उनको जाने देंगे, बड़े उनको रोकेंगे। अच्छा, सो इन अ सेंस इनडायरेक्टली ही हैज कन्वेड कि ये नशेड़ी हैं यूथ इनके। नशेड़ी मतलब वो, मतलब पॉइंट है हाँ, कि वो, कि मतलब गुमराह है लोग, मतलब वो गुमराह। गुमराह हो गए हैं और उनको सही रास्ते पे दिखाना है, और सही रास्ता वही दिखा सकते हैं, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है, और बाकी तो बाकी बाकी दुनिया को क्या मालूम। राइट, नाउ विद इन द आर्मी, विद राइट। इन द आर्मी भी दो मेजर धड़े बने हुए हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर, ये इनकी जो जो हमारी जो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरह इनकी जो PMA है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, उससे नहीं है वो। जैसे हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई है, वैसे इनकी OTS है, वो OTS से है। आर्मी चीफ असीम मुनीर का एक ग्रुप है जिसके अंदर CGS है और कुछ कोर कमांडर्स हैं, और DGISI नदीम अंजुम का एक ग्रुप है। अच्छा, इवन विद इन ISI ऑल्सो आर्मी चीफ का मेजर जो डायरेक्टर C है, जो कि इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो को देखता है, वो भी आर्मी चीफ के साथ है। तो इन दो धड़ों का काफी आपस में टसल चला हुआ है। और उसके अंदर अभी पीछे आर्मी चीफ had visited अमेरिका। जब आर्मी चीफ अमेरिका गए तो वहां नदीम अंजुम को बैठे देखा है, और नदीम अंजुम उनसे पहले ही पहुंच गया ओह, DGISI अपने प्लेन से। अच्छा, और DGISI ये ग्रेप वाइन सेज दैट DGISI को अमेरिका की बैकिंग है और DGISI सपोर्टिंग PPP इन फुल, वेयर एज आर्मी PPP चीफ मतलब जरदारी। जरदारी इज इन फुल, बिलावल को सपोर्ट कर रहा है इन फुल DGISI नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। और आर्मी चीफ सपोर्ट कर रहा है PMLN को, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नवाज, बनाना चाहता है। ये टसल चली हुई है इनकी। अच्छा, एक मतलब मिनट, टसल भी, जस्ट मतलब जस्ट वन आर्मी। सेकंड, ओके, विद इन द आर्मी, या एक मिनट। इसके अलावा DGISI का जो सेटअप है उसको ये आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं ये, और DGISI ने अपने
जो भी इनके जहां जहां इनका कंट्रोल था उसके अंदर वहां वहां DGISI के जो बंदे थे उन्होंने PPP के कैंडिडेट्स को जितवाने की कोशिश की है, इसीलिए PP में इतने कैंडिडेट जीते हैं। और जहां नवाज शरीफ की पार्टी का कंट्रोल था, जहां DGISI की चली, वहां वहां उन्होंने थोड़ा सा डील दे दी अपनी ISI ऑपरेटिव्स को, तो वहां पर PTI कैंडिडेट्स कुछ जीत पाए। अच्छा, मेरे को ये पॉलिटिक्स चली है इलेक्शन के दौरान भी। या मेरे कुछ कुछ सवाल हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि इफ एक जो DGISI है और जो आर्मी चीफ है, इनके बीच में पावर जो है, अगर आपको जो पावर ग्रेडियंट है वो कितना कितना डिफरेंस होगा पावर उनके बीच में? DG अगर असीम मुनीर साहब रिटायर होते, DGISI जो है वो नजदीक है चीफ बनने के। I अच्छा, तो think he's the मतलब senior most. ही He's इज वेरी senior. क्लोज टू पावर। ओके। He is the senior most, I think now. अगर उसको एक्सटेंशन मिल जाती है तो वो आर्मी चीफ रिटायर होएगा तो he will become the chief. He is trying for 2 years extension, जो कि लगता है कि असीम मुनीर के ऊपर प्रेशर आ गया है कि आप इनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दीजिए नदीम अंजुम ओके। को। दूसरा इसमें इनका प्रॉब्लम ये है कि 29 नवंबर नेक्स्ट ईयर 2025 को जब 3 साल पूरे होंगे नदी इसके असीम मुनीर के, तो वो अपनी एक्सटेंशन चाहेगा। वो अपनी राइट। एक्सटेंशन के टाइम पे चाहता है कि नवाज शरीफ की पार्टी गवर्नेंस में हो। सब नदीम मंजूम चाहता है कि उस टाइम पे वो रिटायर हो जाए और इसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए तो वहां पे PPP के कंट्रोल हो। प्रॉब्लम वहां है। इन इनने अपनी नौकरी के चक्कर में पूरी 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 कंट्री को हॉस्टेज पे लिया हुआ है बेसिकली। ऐसे 2 साल और नौकरी हो जाए, ये क्या है यार? नौकरी नहीं, देश को कंट्रोल करना है इन्होंने। देश, हाँ, That is the मतलब state. देश को भी कंट्रोल कर, मतलब 2 साल और देश को कंट्रोल 2 साल, करने का मौका हाँ। मिल जाएगा। एक और आइलैंड खरीद सकते हैं ऑस्ट्रेलिया Yeah. के पास, वो है ना उनका, Yeah. कौन सा था वो So- आर्मी चीफ जिसके ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। क्या है यार ये? अच्छा, नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो DGISI है और आर्मी चीफ है, इनमें से कोई ऐसा कोई फैक्शन नहीं है जो कि PTI को सपोर्ट करता है। एक PPP को सपोर्ट करते हैं और एक PMLN को। No. मतलब वो जो ट्रेडिशनल जो पावर सेंटर्स हैं उन्हीं को सपोर्ट उन्हीं कर को रहे हैं। जो एक्चुअल पावर सेंटर में जो नया बना है उसको अभी भी कोई ऐसा No. फैक्शन नहीं है जो कि सपोर्ट करता है आर्मी में। बिकॉज उनको पता है कि इमरान खान ने आते ही इनकी जितनी पर्क्स हैं, जितने इनके सिस्टम्स हैं, सबको खत्म कर देना है उसने। ओके। तो इसमें लेकिन एक बात ये है कि जो पर्क्स हैं ये आर्मी में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में पाकिस्तान में, ये ब्रिगेडियर के ऊपर ही होती है ना, उसके नीचे तो जो कर्नल से की कमी है, बट मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के ज्यादा है। मतलब जनरलों के सारी हैं सबको जो फ्री सारी प्लॉट्स पर्क्स मिले हैं। हुए हैं, बड़े बड़े लैंड जागीरें मिली हुई हैं। हाँ, सब लेकिन और जो स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स से पैसा आता है इनको, उसके बाद इनकी अपनी शुगर फैक्ट्रीज चल रही है। इनकी हर इंडस्ट्री में ये फैले हुए हैं। फौजी फाउंडेशन है, हाँ, हर इंडस्ट्री फैली हुई है। इनकी फौजी फाउंडेशन नहीं। तो हर इंडस्ट्री मेरा फैली इसमें हुई है। मतलब मेरा सवाल इसमें ये था कि मतलब ये जो पर्क्स हैं ये सारे मेजर जनरल एंड अबव, थोड़ी बहुत ब्रिगेडियर्स को भी हैं, लेकिन कर्नल के नीचे नहीं है। सो देयर इज अ चांस कि मतलब, क्योंकि जो उनकी जो रैंक एंड फाइल है उसमें काफी सारे PTI का सपोर्ट होगा। तो आपको लगता है जैसे वो लीबिया में हुआ था एक coup जिसमें कर्नल गद्दाफी जो है ही रोज टू पावर, ऐसा कुछ coup होने के चांसेस हैं कि कोई कर्नल हो? No, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इनका I'll just जो tell पावर you. स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। जो इन्होंने जो लार्जेस्ट दिया हुआ है फ्रॉम फौजी फाउंडेशन, दे हैव गॉन अप टू JCO's लेवल। अच्छा, सभी खाते हैं मतलब। तो उनको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, प्लॉट दे दिया छोटे छोटे उनको, फिर मेजर्स को कुछ दे दिया, लेफ्टिनेंट जनरल्स को थोड़ा बहुत उससे ज्यादा दे दिया, ब्रिगेडियर्स को उससे ज्यादा दे दिया। मेजर चंक जाता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की किटी में, उनके पास 90% जाता है। लेकिन उनको भी दिया हुआ है, जवानों को कुछ नहीं दिया हुआ है। इनकी प्रॉब्लम एक और भी फंस गई है कि इनका जो मेन जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ से पंजाब में आता है, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, इस बेल्ट से 80% फौज जवान जो है यहाँ से आते हैं और वहां पे PTI जीती है। अभी रावलपिंडी में कमिश्नर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है कि 13 की 13 सीटें, रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर ने, कि 13 की 13 सीटें PTI जीती हुई थी, ये जबरदस्ती जिताया गया है। ये सारा एरिया जो है इनका कैचमेंट एरिया है फॉर रिक्रूटमेंट टू दी आर्म्ड फोर्सेस। तो इनके काफी प्रेशर्स हैं। तो इसमें कुछ ऐसे चांसेस हैं कि मतलब सोल्जर्स वेरी अनलाइकली soldiers can not get together and then create and do a army quote unquote coup? इनका अंदर ऐसा इन्होंने पेच फंसाए हुए एक दूसरे के साथ ऐसे पेच फंसाए हुए कि किसी को कोई पता ही नहीं कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। अच्छा, इनकी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं।
तो उसके अलावा एक और चीज है। सॉरी, हाँ बोलो, अभी कुछ पूछ नहीं, रहे मेरे को बस मैं इतना लास्ट पॉइंट मेरा ये था इसमें, जो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ले दे के जो मेरे को दिख रहा है वो ये हो रहा है कि आ, जो आर्मी है वो पीपीपी और पीएमएलएन और जो बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनकी मिला के कोalition गवर्नमेंट बना देगी, और वो अपना धीरे धीरे ऐसी इनकी गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी, और धीरे धीरे करके ये जो मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट बना था, इसको फिजल आउट होने का मौका देंगे, और जब वो फिजल आउट हो गई थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, दैट इज देयर होप, और इसको ऐसे ही चलने देर देंगे। देर होप इसकी, हम इनको इतना दबा देंगे, इतना सप्रेस कर देंगे कि ये चुप बैठ जाएंगे। ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज अभी मास मूवमेंट सब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और उनको सबको जीत, विक्ट्री दिखाई दे रही है। दी होप आ गई है प्रॉब्लम फाइनली। फॉर देम इज कि उनको होप क्लियर दिखाई दे रही है कि अब तो हम नजदीक लगे हुए हैं, अब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। फिर तो वो छोड़ने वाले नहीं है, ना मेरा इमरान खान छोड़ने वाला, ना पॉपुलेशन छोड़ने वाली है। ये इनकी मार्च का महीना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इमरान खान, especially because all sorts of pressures, all sorts of actions will be there against PTI members and against the public, against Imran Khan also, to force them कि भाई आप चुप हो जाइए, आप अपोजिशन में बैठ जाओ, जो थोड़े बहुत हैं, नहीं तो आपके जो जीते हैं उनको भी हरा देंगे, हम उनको भी हरवा देंगे, उनके भी हम कैंसिल कर देंगे फॉर्म 47 और उनको दूसरे फॉर्म 47 दूसरों को पकड़ा देंगे। ओके। तो ये कार्रवाई चल रही है। एक मिनट, एक और बोल हाँ लूं मैं। नहीं, बस ये था कि वो एक बार प्रिडिक्शंस कर लेते, बट आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लो, ये सॉरी मैं आपको काफी ये बार जो इंटरप्ट है, कर दिया। ये बात अब दबने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। और मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, आई वुड से, विल बी, मार्च स्पेशली विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इमरान खान। उसके बाद थोड़ा इमरान खान, आई थिंक अगर इनकी एजिटेशन चलती रही, एजिटेशन ने तूल पकड़ लिया अच्छी तरह से, तो अप्रैल में एजिटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी इनकी, मेरे हिसाब से। एंड आर्मी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। आर्मी फायर कर नहीं सकती पब्लिक में हर एक के ऊपर, क्योंकि इनके अपने जवान, मैंने बताया, उनकी फैमिलीज उन एजिटेशंस में होंगी, 100% होंगी उन एजिटेशंस में। बिकॉज जब तक पंजाब शामिल नहीं हुआ था एजिटेशन में, तब तक सिचुएशन दूसरी थी, अब पंजाब भी शामिल हो गया है। बिकॉज पंजाब में वोटिंग, हैवी वोटिंग हुई है इमरान खान के फेवर में, अच्छा। और उस वोटिंग में रिगिंग नहीं हो सकती, रिगिंग नहीं हो सकती, बिकॉज रिगिंग के लिए दूसरा एंटी इमरान खान मैकेनिज्म था रिगिंग के लिए, तो बस। सो ओके। टू दैट एक्सटेंट ये मार्च अप्रैल विल बी डिफिकल्ट। आई थिंक मई तक थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाए, या हो सकता है कि ये सरकार 1-2 महीना ही चले, सरकार बनती भी है या नहीं बनती है। तो सरकार के बनने के ऊपर एक और ऑप्शन है, अगर सरकार नहीं बन पाती है, अभी मान लिया ये नहीं बना पाते सरकार, इनको कह दिया गया है कि अगर आप सरकार नहीं बनाओगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहेगी, हम कह देंगे जी ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शंस के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला है, और हम इलेक्शंस दोबारा कराएंगे, दोबारा 6 महीने बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, किसी को नहीं पता, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी चीफ चलती रहेगी। ये नवाज शरीफ को क्लियरली बोल दिया गया है, इसीलिए ये लोग टेबल पे आए हैं। दैट इज द सेकंड ऑप्शन which is likely to be exercised. ओके। या आपने एक पॉइंट बोला था अभी कि भाई मार्च और अप्रैल में बहुत दिक्कत हो जाएगी आर्मी को, क्योंकि वो गोलियां चला नहीं सकते, कितना सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट द आर्मी फियर्स द मोस्ट, कि क्या हो सकता है, और क्या मतलब एक जो होता है ना रेवोल्यूशन जो होता है, उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या लग रहा है आपको? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ पंजाब, इनकी पूरा ही रोड नेटवर्क जो है पूरा बंद कर दें एजुटेशन वाले, और कंट्री कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। कराची भी शायद आ सकता है, लेकिन कराची वगैरह में इनकी कंट्रोल, पीपीपी की गवर्नमेंट है, पीपीपी का कंट्रोल वहाँ काफ़ी है। पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में वैसे ही सेंट्रली कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे आर्मी विल बी एबल टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल। पीपीपी वहाँ पे इमरान खान के अगेंस्ट पीपीपी विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर ऐसी, नॉर्थ पंजाब में और ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, हो सकता है कि यहाँ पे एक बगावत की सूरत आ जाए, और बगावत की सूरत आने के बाद ऑलरेडी तालिबान डिक्लेयर कर चुका है कि हम जो हमारे जो पठान एरिया है उसको हम अपने साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से, ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया, और स्टेटमेंट वो दे एरिया दिया। कौन सा है, पठान वाला? खैबर पख्तूनख्वा एंड नॉर्थ बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान पूरा पूरा बलूचिस्तान बलूच पॉपुलेशन का नहीं है, नॉर्थ बलूचिस्तान जो है वो पठान डोमिनेटेड है। मतलब ये वाला एरिया जो
क्वेटा जो के अफगानिस्तान यहाँ से से। लगता है, या अफगानिस्तान के साथ जो लगता है, ओके। क्वेटा अच्छा। वगैरह, क्वेटा तक ये सारा एरिया जो है ये तकरीबन मतलब मेनली पठान डोमिनेटेड है, पश्तून डोमिनेटेड अच्छा। है उधर। ओके। ओके। और ये जो दूसरा आप एरिया बोले थे, ये वो है जो पहले जिसको खैबर नॉर्थ वेस्ट पख्तूनख्वा फ्रंटियर। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इज रीनेम्ड नाउ एज खैबर पख्तूनख्वा। और जो उसके अंदर अच्छा। जो ये फाटा फाटा एरियाज होते थे, फॉर्ड हाँ। एरिया होते थे, फाटा एरिया भी अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। तो मतलब ये एक या अपॉर्चुनिटी होगी तालिबान को, जो इनका जो पहले बोलते थे ना, वो क्या बोलते हैं, ग्रेटर। ड्यूरैंड लाइन, हाँ। जो थी जिसको मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट मानता नहीं है, जो कि ब्रिटिश टाइम पे या उन्हें उन्हें बनाई गई थी, या एंड दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द अफगानिस्तान गवर्नमेंट. दे मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन इफ द क्राइसिस हैपेंस, एंड दे मे टेक ट्राई टू टेक सम ऑफ द पोर्शन इन. इज दैट नाउ दी व्हाट यूर? कोर कोर कमांडर्स की मीटिंग होने वाली है, तो हो सकता है कोर कमांडर्स असीम मुनीर के ऊपर प्रेशर डालें कि भाई साहब आप बात करिए, आप इस सिस्टम को इसको शांति से सुलझवाइए। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ज्यादातर कोर कमांडर्स यस मैन टाइप हैं, उनको भी अपनी जागीरें खतरे में लग रही हैं, उनको भी अब उन्होंने भी करप्शन की हुई है। सो दे मे अलाउ थिंग्स टू कि भी ठीक है चलने दो थोड़े दिन, शायद दबाव शायद दबी जाए ये। अगर नहीं दबेगा तो देन दे विल हैव टू कम टू टर्म्स विद इमरान खान। ओके. Otherwise, the state will break. Well, it will be a civil war status in the country, वाओ. which ओके. मेरे हिसाब से इज अनलाइकली इमरान खान को ये मौका देंगे, मेरे हिसाब से। दो अच्छा, एक आपको दो ऐसा लग रहा है कि मतलब यस। वो ओके. हाँ, इतने इतने बेवकूफ नहीं हो सकते जनरल साहब। Common sense will come to the fore, will या prevail. या Okay. सो इसलिए दैट इज व्हाई आई एम गिविंग 2 months, Okay. मार्च एंड अप्रैल। Okay. या Alright. So इसमें काफी कुछ देखना है, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे आगे चीजें बढ़ती हैं. Okay. Let's discuss the final few issues on the Pakistan topic, and let's then. नाउ इंडिया का ब्रीफली अगर हम बात करें तो कई इंडियन व्लॉगर्स हैं एंड अदर्स हु आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तान का ब्रेकअप इंडिया के फायदे में है या नुकसान में है। Okay. दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। Okay. बड़ा अच्छा लगता है कि अपना दुश्मन अगर देश टूट रहा है सही बात तो है. उससे उससे हमारा फायदा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने देखना उससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा लंबे अरसे में। अच्छा, अगर इसमें लेकिन पाकिस्तान अगर अगर ब्रेकअप होता है तो क्या लेट क्या मी पॉसिबिलिटीज है, लेट कौन मी कौन लेट कैसे मी ब्रेकअप हो सकता है? ओके. यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। अगर पाकिस्तान ब्रेकअप होता है तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ बलूचिस्तान एटलीस्ट विल एटलीस्ट अलाइन विद अफगान तालिबान। ओके. तो तालिबान आपके डोर स्टेप पे होंगे, फर्स्ट इफेक्ट। अच्छा. पेशावर भी एनडब्ल्यूएफपी में अगर आप देखें तो तालिबान जो है आपके जम्मू कश्मीर के डोर स्टेप पे होंगे। तो मतलब NWFP इस पे कहाँ पे हुआ है? पेश एनडब्ल्यूएफपी ये जो पेशावर, हिमाचल, इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के नॉर्थ में, बस ये पेशावर देख रहे हैं आप। पेशावर हो गया. हाँ, ये सारा इसके ऊपर सारा ये एनडब्ल्यूएफपी है। इनका पॉलिटिकल मैप निकाल लो ना आप, अच्छा. ओके, मैं तो निकालता पॉलिटिकल हूँ. मैप निकाल लो, उसमें क्लियर आता है बिल्कुल। ये मर्दान वगैरह सब उसमें है एनडब्ल्यूएफपी में। मरी से ऊपर बस एनडब्ल्यूएफपी शुरू हो जाता है। ओके, आप कंटिन्यू रखो. तो हमें ये देखना है कि हमारे फायदे में या नुकसान में है। अगर हमें तालिबान हमारे बॉर्डर पे आ गए तो तालिबान के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है वो इसलिए बिकॉज पाकिस्तान इज एनिमी टू बोथ प्रेजेंटली। सो इसलिए ओके. हमारी फ्रेंडशिप है। ऐसा नहीं है कि तालिबान हमारे कोई खास हैं या और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान हमसे फायदा उठा रहे हैं, तालिबान हमसे एडवांटेजेस ले रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं, हमसे मदद ले रहे हैं हर तरह की। वो अपने वहां पे इकोनॉमी को सेट कर रहे हैं। ओके. उसका मतलब ये नहीं कि वो तालिबान इंडिया के ऋणी हो गए या इंडिया उनके ऊपर कोई असर डालेगा। वो कल को 180 डिग्री टर्न करके इंडिया के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तालिबान का मेन एम है कि इस्लाम इस्लामिक रिलीजन को जो है वो बढ़ाना है। तो तालिबान अगर कश्मीर के बॉर्डर के एलसी के ऊपर आ गए तो वो कहेंगे जी एलसी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसे ड्यूरन लाइन रिकॉग्नाइज नहीं की, ऐसी हम एलसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ओके. सो सो ये ग्रीन वाला पंजाब है, ओके, एंड खैबर पख्तूनख्वा इज टू द नॉर्थ।
ओके, तो ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, ओके, तो ये मतलब मैंने एक नॉर्थ वेस्ट कहीं से फ्रंटियर मैं, प्रोविंस। हाँ। ओके, तो ये सारा एरिया हो गया। तो मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि हमको जो है अब ये जो इनने ये जो मैप है तो वर्ल्डोमीटर का है, इसमें यहाँ में इन्हें दिखा रखा है कश्मीर, ये जो ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। राइट? सो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी इनके पास चला जाएगा फिर ऑटोमेटिकली, हाफ ऑफ इट एटलीस्ट, अपर ओके, पोर्शन। तो फिर नाउ ओके, सो इन दैट केस वी विल बी, यस, सो जो कश्मीर में जो अभी हम पाकिस्तानीज को फेस कर रहे हैं, तब हम अफगानिस्तान को फेस करेंगे उस सिचुएशन में, तालिबान जो कि तालिबान को फेस करेंगे। हाँ, एंड तालिबान को दैट फेस विल बी अ वेरी, बिकॉज तालिबान तो वो बातचीत के टेबल पे आता ही नहीं है। दे आर तो तालिबान के रेडिकल्स, साथ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, रेडिकल्स हैं वो, और वो दे सो रेडिकलाइजेशन आपके यहाँ भी फैल जाएगी। ओके, सो तो दे आर अ ये मच बड़ी मच वर्स नेबर टू हैव दैट विल कंपेयर टू बी, आई पाकिस्तान फील, आल्सो। आई पर्सनली फील कि द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान is in the interest of the stability of India. ओके, वेरी क्लियर। ओके, बिकॉज अगर पाकिस्तान स्टेबल है तो इंडिया में स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन भी मतलब ठीक ठाक, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर पाकिस्तान टूट जाता है तो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, कश्मीर में भी प्रॉब्लम आएंगी, और कई तरह की और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सो इट इज, आई मतलब आई सेड इट वेरी क्लियरली, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया दैट पाकिस्तान ब्रेक्स। ओके, Yes, a weak Pakistan is in the interest of India. Yeah, ओके। that's तो what I मतलब ये wanted जो to say. अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बनी रहे, हाँ, ज्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग जैसे पिछली डेमोक्रेसी बार ना हमने आए, उनका अपना धीरे चलता रहे, इनका जैसे भी चल जैसे रहा है, दैट पिछली इज बार द हमने बेस्ट केस डिस्कस किया सिनेरियो। था कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी तकरीबन, और नवाज शरीफ का जो पार्टी है वो, दे आर वेल मैनेज्ड बाय द इंडियन सिस्टम, राइट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। राइट, तो राइट, या वो इंडिया के इंटरेस्ट में है कि नवाज शरीफ की पार्टी टॉप पे रहे। इंडिया इज हैप्पी विद दैट। ओके, या ऑलराइट। Any other points that you wanted to make on the Pakistan side before we move on to the other topics? नाउ एक और पॉइंट रह गया है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान इमरान खान से मिलने गई थी जेल में, और इमरान खान ने उनको कुछ बतलाया है, और वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रेस के अंदर। उन्होंने Okay. ये कहा है कि इमरान खान ने ये बोला है कि हमारे पास एक दो प्रूफ जो हमने या जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रूफ दिए हैं, जो बोला है, उसके प्रूफ भी हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे जगह से प्रूफ्स आए हुए हैं ऑफ रिगिंग इन इलेक्शंस। Okay. सो हमें हल्के में ना लें, और हमारी जो सीरियसनेस है, हमारी बात की सीरियसनेस को समझें, और हमारे जितने कैंडिडेट्स आपने चोरी किए हुए वो वापस करें, सो दैट वी फॉर्म द गवर्नमेंट। अब Okay. अगर इमरान खान की पार्टी अपने सारे कैंडिडेट्स 180 कैंडिडेट्स का बना लेती है, तो इमरान खान के पास 334 में से 225 के आसपास रहेंगे। 225 के आसपास मींस 2/3 मेजॉरिटी। Okay. या दैट्स ऑल। All right. Great. So we will keep a close eye on this. जैसा कि या हम इसको अभी तक करते आए हैं, we काफ़ी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट इन आपने कहा था ना कि एंड ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इनकी जो है वो इनको गवर्नमेंट बनानी ही है, हाँ, कुछ ना कुछ। यस तो यस इन द नेक्स्ट 10 days और सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, तो उसको हम कवर करते रहेंगे। ओके, या द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांटेड टू मूव ऑन टू वाज ऑन द यूक्रेनियन साइड। तो अभी रशिया और यूक्रेन के पिछले 2 साल से, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पता नहीं, 2 साल ही हुए हैं 2 शायद। साल हो गए, 2 साल। हाँ, फरवरी फरवरी, फरवरी एक्चुअली इसकी 24 2 year एनिवर्सरी आ रही है, फरवरी 24 को हुआ था, 24 राइट। फरवरी। या तो 2 साल 2 year एनिवर्सरी इसकी आने वाली है। तो 2 साल में काफी कुछ चेंज मैं हुआ स्टार्टिंग में। पॉलिटिकल मैप खोल लो, यूक्रेन का शिफ्ट कर लो। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं यूक्रेन का मैप, जो कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से मिला। तो हमने ये डिस्कस किया कि पहले हमने सारा पाकिस्तान वाला कंप्लीट कर दिया है, अभी हम इस पे यूक्रेन पे आ रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, 24 फरवरी अभी इसकी 2 year एनिवर्सरी आ रही है। तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि यूक्रेन विल सॉर्ट ऑफ कोलैप्स विद इन अ फ्यू डेज, जो कि नहीं हुआ। तो इनने काफ़ी टक्कर दी है इनको। रशिया ऑल्सो हैड टू मोबिलाइज अ लॉट ऑफ देयर ट्रूप्स। सो
और अपनी जो इनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है टू बिल्ड आउट वेपन्स, तो उसको भी इन्होंने बढ़ाया है काफ़ी। दूसरी तरफ से वेपन्स जो हैं वो वेस्ट की साइड से भी आ रहे हैं, मोस्टली फ्रॉम द अमेरिकन साइड बट ऑल्सो अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ से वेपन सिस्टम्स दोनों साइड से आ रहे हैं। और अभी जो है पिछले कुछ हफ्तों में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही थी इन द टाउन ऑफ अवदीवका। तो कि जो कि अभी पिछले 2 दिन में जो है यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यूक्रेनियन आर्मी ने भी इसको कंफर्म कर दिया दैट दे हैव मूव्ड आउट ऑफ अवदीवका एंड दे हैव लॉस्ट दैट बैटल। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि वाई इज अवदीवका सो इम्पोर्टेंट, कि मतलब इसमें इतना ज़्यादा जोर क्यों लगा रखा था यूक्रेनियन आर्मी ने, जबकि इनके पास दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मैन पावर, पर इनने इसमें अपने लोग झोंक दिए, अपनी जो एलीट बटालियंस है उनको भी अंदर झोंक दिया। तो इसमें इतना क्या ज्यादा, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहले, और इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Avdiivka strategically is the most important town in Donetsk region. ओके। अगर अवदीवका जाने के बाद the doors are open for Russia to advance further. उसके बाद इस रीजन में रशिया के अगेंस्ट कोई खास ऑब्स्टिकल नहीं है। ये एक मेजर, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था ये, इसको कैप्चर करना। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, बेसिकली स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ अवदीवका। अवदीवका को लेने के लिए रशिया ने अवदीवका को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड देयर फोर्सेस, दे हैड मार्च देयर फोर्सेस ऑन ऑल साइड्स। जब यूक्रेनियंस देखा कि हम हारने वाले हैं, यहाँ पे हम नहीं डिफेंड कर सकते इसको, तो 2-3 दिन पहले ही स्पेशल फोर्सेस को यूक्रेनियंस ने विड्रॉ कर लिया था यहाँ से। अपनी अच्छा। स्पेशल फोर्सेस को, जो स्पेशल फोर्सेस वहाँ लगी हुई थी, उनको 2-3 दिन पहले ही विड्रॉ कर लिया था, सो दैट वो रशिया के हाथ में ना चली जाए, उनके लोग रशिया के हाथ में ना चले जाए। और नॉर्मल सोल्जर्स बचे थे, वो सोल्जर्स 2-3 दिन बाद जब विड्रॉ हुए तो वो हेल्टर स्केल्टर वाली कहानी थी उनकी, यानी कि दे वर रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस टू रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। ओके। जबकि स्पेशल फोर्सेस का विड्रॉल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, अच्छा। तरीके से हुआ, जैसे विड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर होता है आर्मीज के अंदर, वैसे हुआ था स्पेशल फोर्सेस का विड्रॉल। लेकिन जो बाकी जो फोर्सेस थी उनका वो तो अपने मोर्चे छोड़ के भागने वाली कहानी थी उनकी। तो सो नाउ फाइनली रशिया इज कैप्चर्ड अवदीवका। और अब ये कह सकते हैं कि रशिया का जो जो रीजन उनका क्लेम एरिया था, उसके ऊपर पूरा उनका रशिया का अब कंट्रोल आ गया है। एक तरह से कोई खास रेजिस्टेंस इस एरिया के अंदर यूक्रेन की बची नहीं है। दैट इज ओके। टू दी ईस्ट ऑफ नाइपर रिवर। ओके। ओके, अब ऑप्शंस क्या हैं? रशिया ने क्लियरली बोल दिया है कि हम टॉक्स की टेबल पर आने को तैयार हैं, लेकिन टॉक्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि टॉक्स जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके बेसिस पे होनी चाहिए। राइट। जेलेंस्की बोलता है कि जो क्रीमिया के कब्जा करने से पहले की जो सिचुएशन थी, पहले रशिया उस पर जाए तब बातचीत होगी। तो ये अनरियलिस्टिक कंडीशंस हैं विच आर टुडे द वर्ल्ड सेज कि भी जो तुम इसको ले नहीं सकते हो, आपके पास काबिलियत नहीं है उसको लेने की, आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि आप बात नहीं करना चाहते हो और फिर अपने देश को खत्म किए जा रहे हो। ये कोई लॉजिक है नहीं। बट जेलेंस्की उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और रिपोर्ट आई है जो आई डोंट नो, आई हैव रेड इट समवेयर, आई हैव फॉरगॉटन वेयर इट वाज, कि देयर इज अ टॉक कि यूक्रेन के अंदर एक और इजराइल स्टेट बनाने की प्लान है। So ओके। Zelensky may be part of that. One doesn't know. One doesn't know the veracity of that report as such. उसका भी कोई कंफर्मेशन है नहीं। लेकिन जेलेंस्की बातचीत करने को रियलिस्टिक कंडीशंस पे नहीं आ रहा है। दैट इज द स्टेट। रशिया हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड कि ना तो उनको लाटवियन कंट्रीज में इंटरेस्ट है, ना उनको पोलैंड में इंटरेस्ट है, ना और किसी कंट्री में इंटरेस्ट है, ना यूक्रेन को तोड़ने में इंटरेस्ट है। वो कहता है यूक्रेन का रीजन हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन का रीजन हमारे साथ कनेक्टेड रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं यूक्रेन के अंदर हमारे जो ओपोजिशन वाली, हमारे जो ओपोनेंट्स वाली फोर्सेस यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय ना हो। दैट इज ऑल वी वांट। राइट। यही मंशा है। क्रीमिया को वो छोड़ने वाले नहीं है। इससे पहले जब यूक्रेन अलग हुआ था रशिया से, तो यूक्रेन ने जो रशियन
डोमिनेटेड रीजन्स थे, ये जो 4 रीजन्स, दो जो ईस्ट ऑफ नाइपर हैं और क्रीमिया, इनके अंदर कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया था, कोई डेवलपमेंट नहीं की थी. एंड अदर देयर वर अदर रीजन, ग्रीवेंसेस आल्सो, लैंग्वेज प्रॉब्लम इशू भी थी. सो ये अपनी यूक्रेन की अपनी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स थी कि उन्होंने इस रीजन को जानबूझ के इस रीजन को जो है डेवलप नहीं किया, ना इसके अंदर पैसे लगाए, ताकि और धीरे धीरे ये लोग यूक्रेन से उखड़ गए और रशिया की तरफ चले गए. जैसी रशियन सपोर्ट आई, ये इन्होंने रशिया के झंडे के नीचे जाके खड़े हो गए. राइट. या ओके. ऑलराइट. तो अभी इसमें मतलब रशिया तो ओपन है कि भाई हम एक रियलिस्टिक नेगोशिएशन करना चाहते हैं, एक नेगोशिएशन सेटलमेंट करना चाहते हैं और आगे इनको अपना एक यूरोपियन, अब एक नया यूरोपियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करना है. बट या अमेरिका वांट्स टू फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन. तो वो तो है कि भाई रशिया को जितना वीक करना है कर सकते करना हैं, है. करो, और अपना अपना हमारे सोल्जर्स का तो कुछ हो नहीं रहा, इनकी कंट्री जा रही है और लोग 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 बेवकूफ बन रहे हैं ऑन द तो रशिया यूक्रेनियन को तो साइड. रशिया रशिया की तो मिलिट्री स्ट्रांग होगी, रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी इस वॉर के बाद. अब दूसरी साइड देखें, रशिया के ऑपोजिशन में कौन है? यूएसए है. यूएसए को इफेक्ट ज्यादा नहीं है, यूएसए को इकोनॉमिक इफेक्ट है. यूएसए इकोनॉमिकली ड्रेन आउट हो रहा है इससे, वॉर से. राइट. लेकिन यूरोप का सब कुछ ही नीचे बैठ रहा है. यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ गई. यूरोप जो है, आई थिंक यूके ने ऑलरेडी, यूके इज अबाउट टू डिक्लेयर कि भी हम रिसेशन में है. दे हैव रिसेशन में आ गए. वी हैव they कम have इनटू रिसेशन. contracted for a second consecutive quarter, UK. So they are So officially in recession per इन Bloomberg. रिसेशन. या तो सो उनका तो हो गया बट्टा पूरा भाई. ये तो यूरोपियंस को फैसला करना है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं या हम ऐसे ही नीचे जाना चाहते हैं. यूरोपियंस हैव Europe टू डिसाइड. दे कैन नॉट, Europe दे हैव used टू. to, right. जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड. यूरोपियंस हैव टू डिसाइड कि उनका अपने इंटरेस्ट क्या है. अमेरिकन इंटरेस्ट अलग है, यूरोपियंस के इंटरेस्ट अलग है. नेटो के इंटरेस्ट अमेरिका के इंटरेस्ट से मर्ज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट इफ यूरोपियंस वांट टू सर्वाइव एज अ यूरोपियन यूनियन, तो उनको अपना फैसला करना है कि हमें यहाँ पे अब इस लड़ाई को हमें आगे कहाँ तक लेके जाना और इसको बंद करना या जारी रखना है. ये यूरोपियंस की प्रॉब्लम हो गई है. या Europeans used to have an independent, like European countries, you used to have a very independent foreign policy back in the या days, a few decades ago. Now, most of them are basically vassal states या for the US, especially Germany. भाई या आपकी Nord Stream 2 पाइप, आपकी Nord Stream थी या Nord Stream 2 नॉट जो भी उनकी नॉट नॉट पाइपलाइन थी? नॉट Nord स्ट्रीम Stream. टू. Yeah, so the Nord Stream pipeline was taken out, and everybody knows that it was done by the US. या Everybody know, everyone एवरीबडी with नोज any with an iota of intelligence knows who did it. हु डिड इट. And Germany did not even have the courage to speak up कि भाई हमने 10 billion euros इसमें लगाए थे, and they did not even have the courage to speak up कि ये हमारे इंटरेस्ट को तुमने, हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट को तुमने हार्म किया है. Their industry is going down. And या इसमें एक इंटरेस्टिंग नोट ये था कि कहीं मैंने पढ़ा था कि अमेरिकन पॉलिसी विद इन यूरोप हैज ऑलवेज बिन कीप रशिया आउट एंड कीप जर्मनी डाउन. या तो अगर आप इसमें अगर देखा जाए तो दे हैव बीन एबल टू कीप रशिया आउट ऑफ यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि नाउ यूरोप, the EU has stopped all of its trade, all of its official transactions with Russia. So that by definition means कि आपने, you've kept Russia out, and Germany is on the decline. So if you think about it from the US perspective, they've been able to achieve a strategic goal of their country by this specific, by a pawn which is called Ukraine. And उसको अपना मतलब जैसे बोलते हैं ना चेस में, एक pawn को आपने आगे किया, उसको मरने दिया, and then you were able to achieve a big major goal out of that. It Yes. seems like that is what is going on over here. That is what that is what Yeah. American perspective is. But from a independent perspective, if you look at it, as a result, they have doomed the dollar. उन्होंने ब्रिक्स Yes. को इस सारी प्रॉब्लम के कारण ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो रही है. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में और कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं. Yep. और ब्रिक्स को अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट कंप्लीट जो है ब्रिक्स की तरफ जा रहा है. Right. रशिया, चाइना ब्रिक्स के अंदर शामिल है. इंडिया थोड़ा सा ब्रिक्स से पीछे हट रहा जा रहा साथ में. इंडिया विल प्ले द गेम ऑन बोथ साइड्स, लेट्स बी वेरी Right. क्लियर. Right. सो दैट इज द सिचुएशन. अब
वो उनके अपने डॉलर को खतरा हो गया है अभी। यूएसए को भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी आपकी जो है हेजिमनी, जो डॉलर हेजिमनी है, दैट इज आल्सो नाउ अंडर थ्रेट। इसमें मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात यह है कि लोगों को लगता है कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज इट्स मिलिट्री. इट्स नॉट. इट्स इट्स नॉट। इट्स यूएस डॉलर. इट इज द डॉलर। यूएस डॉलर जो कि वर्ल्ड करेंसी है. दे कैन प्रिंट एज मेनी डॉलर्स एज दे वांट विदाउट एनी significant inflation to their economy, बट दैट ओनली हेल्प्स कि जब वो वर्ल्ड करेंसी हो, जब एंड और दुनिया जो है भरी बैठी थी. अभी बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उनको लग रहा है, जैसे अभी इजिप्ट का आया था. इजिप्ट हैज आल्सो स्टार्टेड सेइंग दैट ओके वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ अदर करेंसीज आउटसाइड ऑफ यूएस डॉलर्स एज वेल, व्हिच इंक्लूड्स द इंडियन रुपी, includes the lira, includes the rubles, includes the yuan. So they are also diversifying their currency. तो इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा. बट या टू योर पॉइंट, ये इन्हें अपना एक वो स्ट्रेटेजिक गोल तो कर लिया अटेन, लेकिन द यूएस डॉलर हैज टेकन अ ह्यूज हिट एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज, बिकॉज if America cannot print its own dollar without any impact on the economy, on in inflation, they cannot have a military expenditure of around 800 billion. Like, jo any other country is not able to do that. Because if people are taxed based upon their military expenditure, it will pinch, and all these unlimited wars that are happening, that are sponsored by the US, will stop happening या if US dollar ceases to be the world currency, या right? दैट्स करेक्ट। तो इस पे एक अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा. सो एनीथिंग एल्स दैट यू वांटेड टू ऐड ऑन द नो, यूक्रेनियन इट्स साइड? ओके, दैट्स ऑल। रशिया इज वेटिंग, थोड़े दिन वेट करेगा रशिया। अगर कुछ नहीं आएगा इधर से तो रशिया फिर आगे पुश करेगा। रशिया विल नॉट कीप सिटिंग आइडल। रशिया आगे पुश करेगा। रशिया में में स्टार्ट क्रॉसिंग द नाइपर रिवर, एंड रशिया जो है वो थ्रेटन कर सकता है इसके मेजर सिटीज को भी इसके बाद, जस्ट टू वाओ. ब्रिंग यूक्रेन डाउन, टू ब्रिंग इट टू द टेबल, Yeah. और थ्रो जेलेंस्की आउट। या Right. I think one of the cities, I think that if I was Russian, I would want them to sort of capture is Odessa, because then it sort of cuts them off from the Black Sea. तो आप उसको एक लैंडलॉक कंट्री आप बना सकते हो. वो एक that would be, I think, would be on the target. it will be the One of the it will be the targets. it will be the first target now, in my Right. opinion. Yeah. Okay. All right. Great. So we covered, so a lot of things may be happening. अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है यूक्रेन उसमें, क्योंकि अभी यहाँ पे इनने फंडिंग का भी बात चल रही है. यूएस में $60 billion दे वांट टू गिव. अब वो $60 billion मान लो अप्रूव कर भी दें, उसके बाद कब वो वेपन्स मैन्युफैक्चर होंगे, कब वहां तक पहुंचेगा, उसमें 60 billion में से एक्चुअली कितना उसमें वेपन्स आएगा, और कब वो फ्रंट लाइन तक जाएगा, दैट इज ऑल्सो सीन इन सीम्स ये टू बी. अभी देखना पड़ेगा ये उसको. ये धीरे धीरे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी कनेक्ट हो रहा है, राइट. बिकॉज जो साइंस आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि ट्रम्प विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। राइट. बाइडन की हालत खस्ता है, और बाइडन पीछे नहीं हटेगा कैंडिडेचर से। ये नहीं Oh कि yeah. जब बाइडन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट किसी और को दे दे चांस, वो नहीं देगा। बाइडन विल फाइट, बट ही इज ऑलरेडी, उसकी हालत खस्ता ही है। Yeah, सो he's a very right. अगर ट्रम्प आएगा देन सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। Right. ट्रम्प नहीं चाहता कि बाहर एक्सपेंडिचर फालतू का किया जाए, अमेरिका को स्ट्रेंथन किया जाए एज अमेरिकन स्टेट एज सच। Right. और America अमेरिका first के उसका अंदर एजेंडा है. एक और मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है टेक्सास के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पीपल, इन्फिल्ट्रेशन की टेक्सास स्टेट के अंदर और साउथ की तरफ से, मेक्सिको की तरफ से। वो प्रॉब्लम अमेरिका ने रिजॉल्व करनी है। अगर वो प्रॉब्लम Right. रिजॉल्व नहीं की तो अमेरिका अंदर से, अमेरिका के अंदर से हालत पतली होने वाली है, Right. अंदरूनी हालत खराब होने वाली है। Interesting statistic on that. So you're talking about the migration crisis that जो कि southern border Yes, से लोग आ रहे हैं yes, और अंधाधुंध yes. आ रहे हैं. इसमें अंधाधुंध आ रहे सबसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में ये था कि आई थिंक एक अभी लास्ट मंथ की बात है कि जितने लोग अमेरिका में बॉर्न हुए ना, उससे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में एंटर किए हैं उस मंथ में, विच इज द ह्यूज स्टैटिस्टिक टू हैव कि आपकी कंट्री में जो बर्थ रेट है उससे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो गया है. That's mind-boggling. That how can There you is be a a country if you do not have a border? This is there is so a threat weird. to the American civilization. Yes. That is the the liberal Christian Protestant Christian civilization, जो civilization entity जो अमेरिका को बनाया हुआ है आज के दिन, वो एंटिटी
इस इमिग्रेशन से थ्रेट में आ जाएगी. Right. So Okay. white Protestant Christian civilizational setup that is going to be under threat within in America. So it will be an interesting scene कि क्या क्या करेंगे ये, क्या बाइडेन साहब करेंगे. बाइडेन साहब तो कुछ करने वाले हैं नहीं, ये तो ऐसे ही काम टाइम पास करते रहेंगे. Yeah, he's a ट्रम्प ने hollow shell. There is someone else who's running the show. I think देयर इज everyone समवन agrees एल्स. with या that. या सो इसके Someone else who's doing इसका it. ऐसे ही चलेगा. Yeah, लेकिन ट्रम्प विल रिवर्स द ट्रेंड्स इन ऑल ऑन yeah, ऑल फ्रंट्स. सो yeah. होप दैट इंटरनेशनल पीस विल प्रिवेल आफ्टर दैट मे बी. या Right. Yeah, let's see what happens. There's a lot लेट्स. of issues with Trump या also because उसपे भी काफी सारे court cases या चले हैं. So there's a lot of things in flux. All लेट्स right. स्विच ओवर टू द मिडिल ईस्ट नाउ. Absolutely. Yes. So that is the next one. All right. So we just had a discussion around Ukraine कि उसमें war में भी क्या क्या हुआ है, the Battle of Avdiivka and the consequences of that and the next steps out of that. Now we'll be switching over to the Middle East. Middle या East में दो चीज़ें हो रही हैं. पहले तो the ongoing the Hamas Israel war जिसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की आसार दिख रहे हैं. और दूसरा जो कि उससे कनेक्टेड है, जो कि रैग टैग बिट ऑफ मलेशिया, जो कि हूथीज फ्रॉम येमन, दे आर एबल टू ब्लॉक the international trade through the Red Sea. So let's start off with the Red Sea first, if that's okay with you. या Right. तो इट रेड इज. सी में हमने देखा कि ये ब्लॉकेड कर चुके हैं अमेरिका एंड इट्स एलाइज. दे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑपरेशन, सम वियर्ड ऑपरेशन नेम दैट दे डिड. इसको ब्लॉक को तोड़ने के लिए दे स्टार्टेड इन एंड ऑफ दिसंबर. इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 months now and they have not been able to unblock or break that blockade within the Red Sea. Isn't it amazing that a country which is so poor, which has such limited means, is able to give takkar to the world eminent superpower, and the superpower is not able to do anything about it? Isn't that amazing? अमेरिकन एक्चुअली वो इन्होंने हुतीज ने फंसा दिए इनको. हुतीज ने ये Right. डिक्लेयर करके कि जो इजराइल के शिप्स, इजराइल के सामान लेके जाएंगे शिप्स, उनको हम अटैक करेंगे. अब अमेरिकन को यहाँ पे आना पड़ा इजराइल की सपोर्ट के लिए, और अमेरिकन अब इसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं. और दे हैव रियलाइज्ड आई थिंक कि ये मुश्किल काम है, इसलिए वो थोड़ा सा अभी इसमें दे हैव कूल्ड ऑफ फॉर द टाइम बीइंग. बट ये कूलिंग ऑफ परमानेंट चलेगा नहीं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ तो हुतीज के, या तो हुतीज के साथ कोई, या तो ये जो हमस के ऊपर अटैक जो हो रहा है, रफा में जो अटैक होने वाला है जो, या तो उसको बंद कराएंगे सो दैट ये हुतीज अपने घर बैठ जाएं जाके, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि वहां पे अटैक बंद करो ताकि हम अपने घर जाके चुपचाप बैठे. सो या तो वो होगा जिसके लिए यूएस प्रेशर डाल रहा है इसराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा, इसराइल इनकी सुनता नहीं है. और या फिर अमेरिका इज लुकिंग फॉर अ बिगर ऑपरेशन विच इज, मेरे व्यू में इट इज अनलाइकली. बट कुछ पता नहीं अमेरिकन का, बाइडेन साहब कुछ भी कर सकते हैं. अमेरिका में एपेटाइट ही नहीं है. अगर आपको मतलब मिडिल ईस्ट में ग्राउंड फोर्सेस भेजना है, ग्राउंड इन्वेजन करना, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन इराक, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान वेयर दे ऑक्यूपाइड द कंट्री फॉर 20 years एंड हैड टू लीव दैट टू द सेम पावर जिनसे उन्हें ऑक्यूपेशन छीनी थी, उन्हीं को. सो आफ्टर दैट आई डोंट थिंक दे हैव एन एपेटाइट नो, for a दे डोंट ground हैव. invasion and have quote unquote boots on ground. नो. The only option they had left was a bombing campaign, and Yemen has endured a bombing campaign for around 7 years. उनको पता है कैसे इसको डील करना है. और the most of the Middle East countries know कि अगर बॉम्बिंग कैंपेन होगी, आपकी जो स्ट्रेटेजिक आपके एसेट्स हैं उनको अंडरग्राउंड उनने डाल दिया है, तो उसको कुछ नहीं होगा. जैसे ईरान ने, that's what Iran has done. या तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है अमेरिका के पास कि what कोई else तोड़ can नहीं they है. do? They can So do they're nothing stuck. except for stopping Israel from attacking Rafah. Right. That's all. और कोई तोड़ नहीं इनके पास. Right. And तो one interesting thing happened that an American drone that was shot down by the Yemenis forces. Can you talk about that? क्या उसका सीन था? या द ट्रिपल ड्रोन, आई थिंक $20 million का कॉस्ट है उसका, और Yeah. उसको इन्होंने गिरा दिया है. और इनकी अपनी मिसाइल की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, उसके रैगटैग मिसाइल है इनकी, उससे इन्होंने वो ड्रोन गिरा दिया है. अमेरिकन आर एज ऑफ
दिस टाइम अमेरिकन आर सेइंग कि अभी हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा ड्रोन गिरा है कि नहीं गिरा है. सो Hmm. अमेरिकन आर नोइंग कि हाँ गिर तो गया है, लेकिन वो कमिट नहीं कर रहे, एग्री नहीं कर रहे हैं. समथिंग लाइक दैट इज ऑन द ग्राउंड. सो दैट इज वन. देन एक यूके ओन्ड शिप को इन्होंने डाउन कर दिया. दैट शिप हैज बीन संक, उसको डुबो दिया. और इट इज रिपोर्टेड कि दो शिप्स यूएस ओन्ड, यूएस के मालिकाना के शिप्स जो है दो, उनको भी इन्होंने अटैक करके डैमेज कर अटैक कर दिया. दिया. Hmm. या सो दिस इज द स्टेट. हुतीज आर नॉट स्टॉपिंग. इन्होंने इनका अपना कार्रवाई जारी है. और अमेरिकन के पास इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं है. मतलब एक सेवंथ फ्लीट भी ले आए, सब कुछ ले आए यहाँ पे, लेकिन दे हैव नथिंग मच टू टॉक I अबाउट. mean, out of all of the all of the Muslim world, of the Arab countries or the rest of the countries in the Middle East, it's the only Yemen that has shown some courage to stand up to the big power. It is, Yeah. well, it's if I was if I was one of those people, I mean, it takes a lot of courage to stand up to the world eminent, the only superpower that's out there. It's हालत it's हालत ये है कि commendable, सऊदी अरेबिया ने अब बोलने से ही बंद कर दिया है बिल्कुल. right? अब बोलता भी नहीं सऊदी अरेबिया कि आप ये बंद करो. हालत ये है इनकी. And on the other side, it is hugely embarrassing for the Americans कि भाई आपका जो ड्रोन है आपका their Reaper drone is their major जो one of their most hot एडवांस्ड. selling drones जो कि या सबको बेचते हैं, that has been taken down by a Houthi missile which costed $20,000. या Like उसकी 100th or like इतनी इतनी सस्ती मिसाइल जो है उसने उसको डाउन कर दिया. इट्स ह्यूजली एम्बैरेसिंग. एंड ऑल्सो जो एक डर था ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको जो डर था ना अमेरिका का कि भाई अमेरिका आएगा सब कुछ उजाड़ के रख देगा जैसे उन्हें वो डर इराक में खत्म हो किया गया. था, वो डर निकल रहा है. वो डर आफ्टर वो व्हाट डर यमन हैज डन, राइट? वो डर अमेरिका का यमन ने निकाल दिया है, अमेरिका का, और इसराइल का हमस ने निकाल दिया है. हमस ने निकाल दिया है, दोनों डर राइट? निकल गए इनके. अब वो डर विच खत्म हो गया इनका. अब लोगों को डर राइट नहीं है वो. इसी तरह विच इज जैसे अ पाकिस्तान, ह्यूज, जैसे जैसे या पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी का डर निकाल दिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन से, ऐसे ही यहाँ पे डर निकाल दिया. एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि अभी वर्ल्ड ओवर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मतलब डिक्टेटरशिप्स आर मोर इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट पब्लिक ओपिनियन अब दोबारा से छा रहा है. पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इज बीइंग फोर्स्ड टू कम टू द स्ट्रीट्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. या right? I mean, दैट वाज अ जेनरिक there रिमार्क. have been huge protests all around the Middle East या in support of Palestine. हालांकि जो उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो उनकी वो नहीं चाहते थे. डिक्टेटरशिप्स हैं वो वो चाहते नहीं नहीं, चाहते. क्योंकि बिकॉज दे हैव अ लॉट टू लूज. या But the public or the population can afford to be emotional. The governments cannot. They have to look at the best interests of theirs as well as their countries at their core, right? बिकॉज बेसिकली डेमोक्रेसीज अब डेमोक्रेसी रही नहीं है कहीं पे भी. Right. डेमोक्रेसीज आर एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्ड मैनेज्ड डेमोक्रेसीज Managed democracy. Yep. इन ऑल कंट्रीज. And दैट इज most द of the स्टेट. countries in the Middle East are not even democracies anyway. So या like if you think about Jordan, उसकी उनकी public इवन इन कितना भी शोर मचा ले वो कुछ वो करने नहीं वाले नहीं परवाह है. They are करता है. still American puppets. Egypt is also so they also have their उनकी जो सीसी इज उनको कंट्रोलिंग. पैसा वैसा आता है उनको ईयरली जो भी अमेरिका भेजता है, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू देम. सो दे ऑल्सो वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट देर इज कुछ तो खिचड़ी इनकी पक रही है बिकॉज एर्दोआन जो है ही मेड अ ट्रिप टू इजिप्ट, तो वहां भी कुछ खिचड़ी पक रही है. ईरान हैज बीन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद टर्की, ईरान हैज बीन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद सऊदी अरेबिया. तो कुछ तो मतलब इनके बिहाइंड द सीन्स कुछ इनकी तो चल रहा है. इनकी प्रॉब्लम ये है कि सारे आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ कौन आगे बढ़ाएगा वो कोई तैयार नहीं हो रहा है. सो अभी वो सिचुएशन आई नहीं. आई थिंक एक दो महीना और वेट करना पड़ेगा. बाय अबाउट अप्रैल थिंग्स में स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग. अगर ये सिचुएशन शांत नहीं होती है तो अगर ये हमस वालों को अब, कैन वी स्विच ओवर टू हमस नाउ? या श्योर. एक मेरा सवाल था बस, अभी अभी भी दिमाग में आया. जैसे मिडिल ईस्ट में ना कुछ पावर हैं, जैसे एक तो होगी पर्शियन एम्पायर जो हिस्टोरिकली था, जो कि अभी ईरान है, राइट? इराक भी काफ़ी कुछ पावरफुल था बहुत पहले के टाइम पे, मेसोपोटामिया जैसे कहते थे. देन वी हैड द ऑटोमन एम्पायर विच वाज द टर्क्स, राइट? एंड देन वी हैव द साउदीज जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली पावर्स बने हैं, बट दे ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट पावर, cultural as well as military within the Islamic world. या If
at any point in time, say 100 years down the line or 200 years down the line, if the Muslim world was to sort of consolidate and may build itself into one major empire, who do you think would be the power that, or which power center would be leading that, do you think? मुस्लिम वर्ल्ड में अगर मिडिल ईस्ट का देखें, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड की पावर सेंटर्स ज्यादा हैं। सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि वर्ल्ड के मुस्लिम पॉपुलेशन को लीड कर सके। ईरान है और तुर्की है। ईरान शिया डोमिनेटेड है, तुर्की सुन्नी डोमिनेटेड है। तो इनमें से ही वर्ल्ड लीडरशिप जो है, ईरानियंस कैन नॉट टेक द लीडरशिप ऑफ सुन्नीज, सो देयरफॉर तुर्की सुन्नी की लीडरशिप लेना चाहता है सऊदी अरेबिया से। ईरान Okay. अपनी जगह खड़ा है। बट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, बिकॉज वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन, और फॉर दैट मैटर एनी इन एनी रिलीजन बेस्ड यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। बड़ा सिंपल सा मैटर है, बिकॉज इथनिसिटी बेस्ड जो है यूनिटी इज मोर बॉन्डिंग। आप यूरोप को ले लीजिए, सारा ही प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, लेकिन अलग अलग इथनिसिटीज हैं, सो देयरफॉर दे आर थिंकिंग ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट्स। I mean, if you think about the Roman Empire, which was रोमन predominantly एम्पायर, Christian, उनको उसी बेसिस पे उन्होंने stitch together किया था। बट वो रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे था, लेकिन बेसिकली इट वाज इटली, लाइक प्रेजेंट इटली, पीपल हु वर फाइटिंग एज पार्ट ऑफ दैट एम्पायर, दे जस्ट ऑक्युपाइड अदर कंट्रीज। Oh, okay, so it was just a occupation, right? It was I not would like I they would were. feel that it is a wherever the clashes are taking place, they are civilizational clashes, and civilizations are more less related to religion and more related to ethnicity and the ancient civilizations that people relate to. I Okay. would put it that way. Okay, so it's very unlikely कि इनका कुछ No, no, consolidation होगा even 100 years, 200 years down the line. अगर होता भी है तो it will look very much like an Ottoman Empire yeah, or the Persian Empire, but still two power centers. They cannot consolidate into one major power center, right? That's what no, you. Yeah, we were just a thought crossed our mind, so I thought yeah, I'll ask you. But yes, so that is what is happening on the Red Sea. कि भाई इनसे blockade टूट नहीं रहा है. Now let's move on to the Israel Hamas peace within Gaza. बहुत now, ही, if you watch those videos that are coming out, दिल दहला देने वाली हैं वो videos, the conditions that those people are living in, it's horrifying. Tent cities बना दी हैं, and now I'm actually zooming into Gaza, जो कि इनका अभी yeah, तो स्टार्ट हुआ क्या कि yeah, पहले ने नॉर्थ गाजा पे बॉम्बिंग स्टार्ट करी, वहां से फिर इनको बोला कि भाई आप यहाँ पे मेन गाजा में, गाजा सिटी में आ जाओ। फिर उनको बोला भाई ठीक है, आप यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप खान यूनिस में जाओ, विच इज साउथ हो, यहाँ पे थोड़ा साउथ। फिर खान यूनिस को मैंने अटैक करना स्टार्ट किया, तो बोला अभी राफा में जाओ। राफा इज द फाइनल फ्रंटियर, उसके आगे सब इजिप्ट है। इजिप्ट सेज कि अगर यहाँ से migrants, if they enter from Rafah into Egyptian territory, that's going to be a red line for them. I don't know how they define a red line. Is that going to be a war, declaration of war, or whatever that is? So they won't let those migrants, or not the migrants, they won't let the Palestinians enter the Egyptian Sinai desert from here. And but at the same time, Israel and Israeli defense forces have said that we will attack Rafah because the only way for them to attain quote unquote victory is to be able to attack this. So एक बहुत ही खतरनाक मौके पे अभी हम खड़े हैं राफा पे. What are your thoughts on this? या राफा इजिप्ट के बॉर्डर को टच करता है, और इजिप्ट ने वहां पर 20 फुट ऊंची दीवार बनाई हुई है, और वो दीवार अंडरग्राउंड भी है ताकि लोग टनल भी ना बना सकें। और वो तकरीबन मेरे ख्याल कई मीटर चौड़ी है। उसके अंदर 3 लेयर्स हैं दीवार के अंदर, ऊपर कांटेदार तार भी लगाई हुई है। सो वो दीवार जो है ब्रीच करना फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ राफा इज रादर नाई इम्पॉसिबल By themselves. नाउ, या बाय देमसेल्व्स। नाउ व्हाट इजराइल वांट्स इज कि इजराइल कहता है कि आप सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट वाले एक छोटा सा जगह बना दें जहाँ पे कि ये लोग रह सकें, हम इनको इस एरिया से निकालना चाहते हैं। इजिप्ट सेज नो। इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस, आर्मर्ड फॉर्मेशंस भी, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस भी अब उस बॉर्डर पे लगा दी हैं इजिप्ट ने। इजराइल ने भी यहाँ पे अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट कर दिया है, एंड बोथ आर ट्राइंग टू
it's a show of force. I would not put it that going to war. It's a show of force. कि Right. भी हम भी तैयार हैं, इधर मत भेजो तुम, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे. और इसराइल बोलते हैं ठीक हम तो भेजेंगे और हम लड़ाई करने को तैयार हैं. बट आई फील इट इज जस्ट अ शो ऑफ फोर्स. इट इज Okay. नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. अगर इफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई वुड से प्रेसिडेंट के जो भी एड्स उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अभी ये लड़ाई एक्चुअल में बंद करा देनी चाहिए. रफा के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, और रफा के अंदर जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वहीं पे उनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प वगैरह देनी चाहिए. चाइना ने लास्ट वार्निंग दे दी है टू इजराइल टू स्टॉप दीज अटैक्स इमीडिएटली. रशिया ने भी वार्निंग दे दी है. सो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू अ बॉयल. और इसका क्या होगा किसी को नहीं पता, बिकॉज आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस इज नॉट प्रिपेयर्ड टू बैक आउट, और इजिप्ट इज नॉट रेडी टू गिव स्पेस फॉर पुटिंग दीज पीपल अप इन सिनाई पेनिनसुला इन देयर लैंड. That is not, it is not, so it's a no-go situation from all sides. किसी को नहीं पता अभी क्या होने वाला है इनको. लेकिन एक बात जरूर है, हमस ने बोला कि हमस ने डिक्लेयर किया कि हमारे 6,000 हमारे फाइटर्स मारे गए हैं इस लड़ाई में अब तक, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. और हमस ने ये भी कहा है कि जो एरियाज इन्होंने बोला कि हमने क्लियर कर दिए, उस एरिया के अंदर हमारे फाइटर्स वापस पहुंच गए हैं. Oh, So okay. So it is going not to be, matlab it is not that street the fight. Israelis have been able to occupy those areas. They have just destroyed those areas. The civilian population निकल गई है वहां से. अब प्रॉब्लम सिविलियन पॉपुलेशन की है रफा में. हमस वाले फाइटर्स तो सब जगह फैले हुए हैं और वो फैले रहेंगे. उनको निकालना तो बहुत लंबा लड़ाई का सिलसिला है. इजरायली फोर्सेस को डेली कैजुअलिटीज भी हो रही हैं. कब तक कैजुअलिटी सस्टेन करेंगे वो भी एक प्रॉब्लम है. और दिस इज द सिचुएशन ऑन द हमस साइड. अगर हम एक मिनट, मेरे एनीथिंग, को before we move on to Hezbollah on the north, I want to make a couple of points over here. पहला पॉइंट आपने बोला था कि भाई उनने वहाँ पे दीवार बना रखी है जिसको पैलेस्टीन्स खुद तो उसको कर नहीं सकते, खुद तो उसको तोड़ नहीं सकते, उनका कैपेबिलिटीज नहीं है और वो चाहते भी नहीं है भाई क्यों क्यों करें. लेकिन इसराइल जो है दे वांट द पैलेस्टीन्स टू, दे बेसिकली वांट टू डू एथनिक क्लेंजिंग, राइट. वो दे वांट द पैलेस्टीन्स टू बी आउट. They can bomb one of those places and make a pathway for the Palestinians to move out, which will be a red line for Egypt. Now you said that it's a show of force from both the sides. If it comes to that, where they bomb the Rafah border on the Egyptian side, do you think Egypt under Sisi has the courage to go to give a response to that, which could be an all-out war? इजिप्शियन पब्लिक का बहुत प्रेशर है सीसी के ऊपर. और अगर ये होता है तो इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर फ्रॉम इजराइल साइड ऑन इजिप्ट. तो इजराइल, मैं नहीं समझता कि सीसी साहब चुप बैठ जाएंगे. उनको इसके खिलाफ एक्शन करनी पड़ेगी. और ऐसा नहीं कि दीवार सारे है, दीवार के अंदर गेट्स लगाए हुए, गेट्स इन्होंने बंद किए हुए हैं. गेट्स है बीच में, देयर आर सम गेट्स व्हिच हैव बीन क्लोज्ड. तो ये गेट्स खोल नहीं रहे इजिप्ट वाले. वो गेट्स ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इन्होंने खोले थे बीच बीच में. ह्यूमैनिटेरियन एड जाती थी, वहीं से जाती थी ह्यूमैनिटेरियन एड. थ्रू इजिप्ट ओनली इट यूज्ड टू गो. And they are keeping a close guard on those gates. They are ensuring those people are not able to come to their side of the Sinai Peninsula. Okay. Okay. अब वो I doubt इजराइल को रिस्क लेना पड़ेगा. इजराइल रेडी टू गो टू वॉर विद इजिप्ट, जो कि इजिप्ट एक्चुअली उनका एलाई है. उनके आपस में पीस ट्रीटी हो रखी है. अपने एलाई को अपने खिलाफ करना चाहेंगे इजिप्ट वाले इस छोटे से काम के लिए? मेरे हिसाब से तो द आंसर इज नो. Okay. It will not be the right decision strategically. Yeah, it would not be prudent for them, even It will not be financially prudent. also, because Financially also, and उनकी इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी. अब that's all I think on Hamas side. We can go to Hezbollah. Hezbollah के साथ इनकी wait. sorry. I have a couple more points Yeah. to raise over there. So आपने ये बात कही थी कि भाई ठीक है, we were talking about economy, right? So and the troops that are there on the Gaza side, right? So yeah, so that would be a good transition into on the Hezbollah side. तो पहले इनकी काफी सारी divisions जो थी वो गाजा में ऑपरेट कर रही थी IDF forces की. अब इनने they have moved 5 of their divisions to the north, that is facing Hezbollah on the Lebanese border. Within Gaza only one division is operating, right? And they और क्योंकि इनने बहुत सारे अपने जो troops हैं, इनकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो कि रिजर्व्स हैं, उनको उन्हें
कर दिया था कि भाई आप आओ, आप अब आपको लड़ाई करनी है. सो दैट पॉपुलेशन विच सपोज टू बी वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द financial इकोनॉमी. the, to the GDP of the country is fighting right now. So या. a report just came out that the Israeli economy shrunk by 20% year over year, which is a यस. huge statistic to इट इज अ think फैक्ट. about. तो वो जो आप पॉइंट बोल रहे थे ना कि ठीक है, हमास जो है, they have lost 6,000 fighters. They had a total strength of around 50,000 fighters, and now they are spread out. They can fight this war for even for 1 year, even more than that. Israel cannot sustain a war for that long. If they have shrunk within 3 months or 4 months, they've shrunk by 20%. This war is financially not sustainable for Israel to take out Hamas completely, which was their initial quote unquote objective, right? So it's not a sustainable thing, is what I'm trying to say. नो, इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर इसराइल. और ये चलेगा 1-2 महीना और चलेगा, शायद धीरे धीरे ये रफा के ऊपर, मेरे हिसाब से प्रूडेंसी डिमांड्स दैट रफा के ऊपर अटैक ना हो शायद, और इनके आपस में थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत करके दिखावा करके ये लोग चुप बैठ जाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है. और इट विल बी लाइक फ्रॉम ऑल एंगल्स इट विल बी a loss to Israel if they want to still attack Rafah. Okay. Israelis are looking at Greater Israel, formation of Greater Israel. Right. वो इस कंप्लीट वेस्ट बैंक को भी, इसके बाद ये वेस्ट बैंक के पीछे पड़ जाएंगे, वेस्ट बैंक को भी खाली कराएंगे. खाली कराएंगे. एथनिक इन्होंने क्लेंजिंग सबको होगा खाली इसके कराना. वो ऊपर. कहते हैं कि हमने तो ये जॉर्डन रिवर तक हमने पूरा एरिया ग्रेटर इसराइल बनाना ही बनाना है. रिवर टू द सी जिसको रिवर टू जिसको द सी. बोलते हैं या. यहाँ पे. ओके. So let's see what happens. Then we are getting into a wider war. फिर ये वॉर वाइडर. कन्फाइंड नहीं रहेगी सीरिया को, वाइडर वॉर हो जाएगी. इजिप्ट भी शामिल हो जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, तुर्की भी आ जाएगा. ओके. फिर ये सब ओके. लेट्स टॉक अबाउट दैट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप जो कि हेजबुल्ला. इनके साथ काफ़ी इनकी, लेट्स गो नॉर्थ, इनकी थोड़ी बहुत झड़पें हुई हैं. सम हेजबुल्ला हैज क्लेम्ड कि दे हैव लॉस्ट, they have stated that they've lost 200 of their fighters. They've done some damage to the Israeli side also. तो ये इनका मैप है. तो Hezbollah basically operates in this area which is north of Israel, Yeah. out of Lebanon. तो Hezbollah, अगर आप इसको, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, if you compare Hamas with Hezbollah, इसको Hezbollah is 10. थोड़ा सा और मैप को बड़ा कर दो. हाइफा पोर्ट देखना, नॉर्थ की तरफ हाइफा पोर्ट है, नॉर्थ की Right तरफ here वो are आएगा Haifa. बीच में. Right, Yeah, Haifa. okay. That's all. Yeah, that's fine. तो मैं बस Yeah, यही sorry. बोल रहा था कि जो हेजबुल्ला, इट इज 10 times द स्ट्रेंथ ऑफ हमास. एंड सो बट इसकी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी सारे मैंने चैनल्स पे देखा है कि इंटरनल रिपोर्ट्स आर ऑल्सो कमिंग आउट दैट दे आर गोइंग फॉर अ वॉर विद द लेबनान as well. They want to go on war. They want to make this into a wider conflict so that they can pull the United States into this war from their side. ऐसा आपको लग रहा है होगा? नेतन्याहू का पिछली बार हमने डिस्कस किया. नेतन्याहू चाहता है कि लड़ाई जारी रहे, किसी तरह से पूरा वर्ल्ड इसमें फंस जाए ताकि उसको जेल में ना जाना पड़े. वो अपना एक उसका अपना थिंकिंग भी है, लेकिन दूसरा थिंकिंग, उससे बड़ा थिंकिंग ये है कि दे आर लुकिंग एट ग्रेटर इजराइल फॉर्मेशन. और ग्रेटर इजराइल फॉर्मेशन तभी होगा जब इस वॉर को वाइडर करेंगे ये, और अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा. दैट इज द नेक्स्ट थिंग. नाउ प्रेजेंटली हिजबुल्लाह, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जाए तो हिजबुल्लाह के साथ इनकी, हिजबुल्लाह ने भी इनके एरियाज को बम्बार्ड किया है. अब अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करते हैं तो हिजबुल्लाह हाइफा पोर्ट को डिसफंक्शनल कर देगा. दैट इज फॉर Okay. श्योर. हाइफा पोर्ट डिसफंक्शनल हो गया तो इजराइल की इकोनॉमी और बुरी तरह से, और बुरी हालत हो जाएगी इजराइल की. अगर इसको इंडियन टर्म्स में अगर हम देखा जाए, वुड यू कंसीडर हाइफा टू बी इक्विवेलेंट टू मुंबई? या, जैसे मुंबई इंडिया के लिए है, इट इज लाइक दैट. इट इज लाइक दैट बिकॉज हाइफा इज देयर मेन पोर्ट. मेन पोर्ट. ओके. अब क्या है कि इसमें एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक अपने डिप्लोमेट को भेजा है बातचीत करने के लिए. उन्होंने ये सुझाव दिया है कि हिजबुल्लाह बॉर्डर से थोड़ा विड्रॉ हो जाए, पीछे की तरफ हिजबुल्लाह चला जाए और बॉर्डर लेबनान की फोर्सेस ऑक्यूपाई कर लें, सो दैट एक बफर जोन बन जाए इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच में, ताकि दोनों आपस में कन्फ्रंटेशन से दूर हो जाए. अब उसको इजराइल इज हैप्पी विद दैट बिकॉज इजराइल तो चाहता है कि हिजबुल्लाह पीछे हट जाए थोड़ी सी.
क्योंकि जब लड़ाई होगी तो हिजबुल्लाह लेबनान की आर्मी को तो उड़ा उड़ के और घुस जाएगा लेबनान के अंदर. Hmm. But Hezbollah, whether it agrees or not, that is what is to be seen. So the Now, Lebanese army is weaker than Hezbollah? लेबनीज आर्मी, हाँ, वो उनका कोई खास दम है नहीं, तभी तो हिजबुल्लाह बैठा है वहां पे. सही बात है. वरना कौन बैठने देता है कौन एक बैठने देगा इनको. पैरामिलिट्री. या कोई गॉट इट. सो हिजबुल्लाह की अपनी स्ट्रेंथ बहुत है और हिजबुल्लाह इज वेल प्रिपेयर्ड. हिजबुल्लाह इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बराबर की टक्कर देता है, बल्कि उससे सुप्रीमेसी मेनी टर्म्स इट इज सुपीरियर आल्सो. ओके. बट अभी इसराइल ने वहां अमैच तो कर दी अपनी फोर्सेस जस्ट टू टेक प्रिकॉशंस. आई फील कि इसराइल के इंटरेस्ट में अभी प्रेजेंटली नहीं है दोनों फ्रंट्स को. वो एक फ्रंट को कूल डाउन करना चाहेगा स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग. बट इनकी जैसी हालत चल रही है उस हालत में ये कुछ भी कर सकते हैं. हालत आज के They are वर्ल्ड के not a अंदर ऐसी है. rational actor at this नो, point of time. नो. They're pretty irrational. लॉजिकल अपने लॉजिकल थिंकिंग का हिसाब किताब अभी मतलब टॉपसी टॉपी हो रखा है. right. Even the Israeli population also, it's very emotional after the 7th October attack. I mean, it's their 9/11. उसके बाद I mean, कितने सारे polls आए where I think 52% of Israeli population that was polled said या that the Israeli Defense Force is not going far enough with their या bombing and या attacks या within Gaza, which to me is amazing. कि भाई और क्या करोगे इससे ज्यादा और क्या आगे. They don't even वो expect कहते that हैं, वो उनका तो his बड़ा left क्लियर है. is वो कहते हैं nuclear. इनको सबको भगा दो यहाँ से. Right, बड़ा ethnic क्लियर cleansing कट है. करो. Basically, they're not इतने that's what not has not happened yet. या So या they are acting in a very emotional way, या which yeah, after the ईरान को October 7th bomb, yeah, attack. ईरान को फिलहाल आई थिंक चाइना ने थोड़ा प्रेशर डाल दिया है कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ. तो आई थिंक ईरान ने हिजबुल्लाह को भी हल्का सा बोल दिया होगा कि थोड़ा सा बैक बैक बर्नर पे रहो. Okay. इट इज क्वाइट लाइकली. सो प्रेजेंटली सिचुएशन ऐसी रहेगी, बट लेकिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. फ्लेयर अप मे बी अबाउट अ मंथ और सो ऐसे चले, उसके बाद फ्लेयर अप हो जाए. तो आई एक्सपेक्ट अबाउट अप्रैल के अंदर सिचुएशन दोबारा हीट अप होनी शुरू होगी. लेवल ऊपर जाएगा अगर ऐसे रहा तो. इसमें इसमें दो माइलस्टोन्स हैं. एक इजराइल के साइड से आया कि भाई सो द मंथ ऑफ रमजान स्टार्ट्स ऑन March 10th आई थिंक. तो इसराइली ने बोला है कि भाई अगर March 10th तक हमारे सारे हॉस्टेजेस तुमने वापस नहीं किए देन वी विल अटैक राफा. फिर उन्होंने साफ साफ बोल दिया. तो ठीक है. तो which and I think a couple of minutes back you made a point that they have been given stern warnings from China, from Russia, कि या Rafah should not be attacked. All eyes या on Rafah, या right? तो अगर मान लो वो it seems like they will attack और hostages तो इनको it's very unlikely कि March 10 तक कुछ ऐसी डील होने वाली है कि सारे hostages मिल जाएं because Hamas would want all of the Palestinian people who are also in Israeli prisons to be released for that. वो या होने वाला it's very unlikely. So that means it's very likely they may attack Rafah. What would be the reaction of big powers like China and Russia? अमेरिका का तो हमें मालूम है क्या रिएक्शन होगा. वो उन्हें उनको वेपन सप्लाई करने हैं और थोड़ा बहुत कॉन्डमनेशंस आएंगे कि भाई सिविलियन पॉपुलेशन को मत हर्ट करो. But more or less it will be status quo. What do you think will be the reaction from China and Russia on this? बिफोर दैट आई फील कि रफा के ऊपर अटैक ये पब्लिक पोस्चरिंग तो होती है. लाइक पब्लिक पोस्चरिंग तो Okay. होती रहेगी. सो टू पुट द अदर साइड ऑन दी कि वो जो हमारे टर्म्स के ऊपर आ जाए वो. लेकिन फाइनल डिसीजन विल बी अ डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक फॉर इजराइल ऑल्सो. इट इज नॉट इजी फॉर टू टेक दिस डिसीजन टू नॉक आउट रफा टोटली. नंबर वन. नंबर टू, अगर ये ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह को पता है कि अगर रफा को इन्होंने अगर गजा को सॉर्ट आउट कर दिया तो नेक्स्ट तुम टारगेट पे हो, निशाने Yeah. पे हो. तो Right. उससे पहले ही हिजबुल्लाह चाहेगा अंदर घुसने के. हिजबुल्लाह बीच में घुसेगा इसमें. because they would not want the Gaza, that front to go totally silent. Similarly, West Bank भी totally silent. Gaza अगर total silent हो जाएगा तो West Bank अगला टारगेट उनको पता है. Right. तो बाकी फ्रंट भी फिर खुलेंगे. अगर रफा के ऊपर ऐसा अटैक होता है, सो अगर रफा की पॉपुलेशन को ये मारते हैं, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अदर फ्रंट्स टू ओपन एंड इवन तुर्की may join in. Russia and China may not join in directly, but China may give financial assistance or something like that to say Iran or some Right. Russia may Iran may arm Hezbollah more.
और तुर्की इसके अंदर घुस सकता है, नेटो नो नेटो, तुर्की इसके अंदर जो है अपनी फोर्सेस को लगा सकता है हिजबुल्लाह की साइड से, उस साइड अपनी तरफ से। या अच्छा, सो इसमें तुर्की कहाँ से आएगा? विल इट तुर्की के कम पास ड्रोन्स फ्रॉम? है, तुर्की के पास ड्रोन्स बहुत है। अच्छा, मतलब तुर्की अपनी और एयर, ईरान के पास सिर्फ ड्रोन्स अपनी बहुत है। एयर, हाँ, एयर सपोर्ट भेजेंगे? शुरू में इट सिर्फ वोंट अपने बी अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड? बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत ही नहीं, आजकल एयर पावर ही ऐसी इसराइल को वैसे ही है। अगर दोनों तरफ से एयर अपने इन्होंने ड्रोन्स वगैरह लगा दिए तो इसराइल में बचा क्या? ओके. तो वो है ना, पहले तो ये क्यों अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड क्यों लेके आएंगे, क्यों फंसेंगे वहां आके? Yeah, and they have enough people to fight the boots या on the ground battle, दे coming हैव from इनफ पीपल। Hamas, coming from from Hezbollah. या All they need is the air या support, right? या इसमें एक और जो कि, अच्छा, इसमें सीरिया का क्या रोल होगा? सीरिया सीरिया तो क्योंकि वैसे ही बेचारा मरा हुआ, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है उसके पास। वो तो इनके साथ है ही, ईरान वगैरह के साथ है ही ऑलरेडी, शिया कंट्री है वो। ओके, तो वो उनके पास कुछ बेसिकली नहीं दे है। विल आल्सो, हाँ, दे विल there'll be ऑल्सो, some pressure from that जो side also. जो छुटपुट जो कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। उस कोशिश में और थोड़ा सीरिया शायद चला जाए, कोई पता नहीं है। ओके, बट इसमें एक्चुअली जो इसराइल का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा बॉर्डर है और इसके साथ बहुत छोटा बॉर्डर है, जो बड़ा बॉर्डर है दैट इज विद जॉर्डन एंड दैट इज विद इजिप्ट, इनके क्या रोल होंगे इसमें? जॉर्डन अनलाइकली, आई डोंट थिंक। बट जॉर्डन मतलब आई डोंट थिंक जॉर्डन वेस्टर्न सऊदी स्टेट. अरेबिया वगैरह ये थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे, दैट इज ऑल। So एंड the, दे so the और Arab दे मे countries will अलाउ stay सम, out of it. हाँ, they may allow some forces to pass through, or some, they may allow their air to be used by Iran or something, a worst case में। they may Okay, not but object, they can do nothing। अगर ईरान यूज कर लेता तो कर ली उसने, अब क्या करेंगे? वो उस तरह कहते हैं। yeah, but मतलब they will more or less. पब्लिक पोस्चरिंग अलग होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन दे वुड नॉट, दे वुड लाइक टू अवॉइड। Okay, and same with Egypt also. या Okay. इजिप्ट में थोड़ा सिनाई के अंदर दे आर सेंसिटिव। Egypt would not Okay. like this area to be filled up with Palestinians, or Israel to advance this side. Yeah. Okay, and we have those militias, those Shia militias that are operating out of Iraq. वो तो That सब will also लगे be रहेंगे, operate. But yeah, that axis of resistance, quote unquote, that's out there, that will will be be activated. operational, Yeah. right? Okay, all right. So बहुत ही fluid state है. This is बहुत very. fluid state है। I think this is in this has been the closest that we've been to a world war scenario that we've Yeah. ever been. Yeah. लोग बोलते हैं कि भाई जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी that will come out from an India Pakistan conflict or India China. People don't realize what a powder keg the Middle East is, Entire and all these entire world almost. entire world almost. And Yeah. then one, yeah, I think there's a lot of stuff See, that may happen in this. Europe is in a mess. Middle East is in a mess. Pakistan is in a mess. China की economic situation is in peril. So everybody is in a mess. I mean, my thought on this is that if Israel gets attacked from all these actors at the same time, America has no option but to get involved again America will have to get in the involved. Middle East. They'll have to get Yeah. involved. They'll have to have boots on the ground. They already have around 55,000 soldiers already situated within the Yeah. Middle East. They'll come to their aid. And when America is sort of like यहाँ पे distracted in the Middle East, do you think that would be a good opportunity for China to move on Taiwan? China basically, China would not like to. I don't think China will open that front so easily, because China, they are more of the business kind types. Right. Chinese. They would not like to physically get involved into such wars. Not known for their fighting Today is prowess. not that. It is not. This is not Mao Zedong era. Right. Okay, this is a business era, Chinese business era. I would put it that way. All right. Sounds good. Anything else that you wanted to cover on the No, Israel Hamas piece? I think we've covered that no, pretty nothing. comprehensively. Yeah, yeah. Okay. हो गया आज का. Okay. All right. So sounds good. So we covered a lot of points. We covered Pakistan, we covered Ukraine, we covered the Red Sea, and we covered the Ukraine and Hamas Yeah. war that's going on. We'll keep a close eye on this. We'll continue to have these podcasts. Thank you for taking out the time and all the research that you put into this. It's really helpful for our viewers to watch this.
And for the Thank you. viewers, if you're still watching us till the end of this podcast, that means you really loved this conversation. Please keep on loving us, keep on sharing, commenting, liking, and subscribing. And if you want to support us more, you can become a member on YouTube, or you can support us on Patreon. So please support us in all the ways that you can. Any final words from your side, Dad? No, nothing. Thank you. It was lovely. Yeah. All right. Exhausting. Well, Yeah. yeah, it's lovely and it's scary. That's what this is. Yeah. All right. Thank you very much. I hope you have a nice day. I'm going Thank to you. stop. Have a nice day. Bye.